नमस्कार दोस्तों, आज फिर आप सभी का स्वागत है मैथ हाईवे क्लासेस में। पिछली क्लासों में हमने परसेंटेज के बेसिक के साथ में ही 10 रूल तक क्लियर कर लिए थे। अब आज हम पढ़ने जा रहे हैं रूल नंबर 11 की ओर। आज का सेशन आप सभी के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बस वीडियो को आप अंत तक देखें। अगर हमारी क्लासें आपको पसंद आ रही है तो लाइक करते हुए चलिए। अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हुए हैं और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और नए वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। तो चलो चलते हैं रूल नंबर 11 की ओर। प्रश्न बोल रहा है कि अगर गेहूं की कीमत में 12 से 1/2% की वृद्धि कर दी जाए तो खर्च में सिर्फ 20% की वृद्धि होती है, तो खपत में होने वाली कमी या वृद्धि को बताना है। हमें पता है कि जो गेहूं की कीमत में कमी या वृद्धि जो वृद्धि हो रही है वो 12.5% की है। तो 12% की 12 से 1/2% की जो फ्रैक्शन है मेरे पास वो 1/8 है। अब यहाँ पर मैंने मान लिया गेहूं की कीमत में जो पहले और ये बाद में होने वाली वृद्धि है, यहाँ पर मैंने लिखा कीमत। तो ये जो 12.5% की वृद्धि हो रही है, इसमें जो 1/8 इसकी फ्रैक्शन है, इसमें नीचे वाला नंबर ओरिजिनल नंबर है। मान लिया कि हमने कि गेहूं की जो कीमत स्टार्टिंग में थी वो 8 यूनिट थी। अब 8 यूनिट थी, लेकिन बाद में 12.5% की वृद्धि कर दी गई, तो 8 का 12.5% मेरे पास आ रहा है 1। अगर मैंने 12.5% की कीमत में वृद्धि की तो ये 8 से बढ़ के 9 यूनिट हो जाएगा। बिल्कुल। अब बाद में बोल रहा है कि जो खर्च है उस खर्च में 20% की वृद्धि हो रही है। कीमत के बाद में हमें पता है कि अगर कीमत बढ़ रही है तो उसकी जो क्वांटिटी है, जो खपत है, खपत क्या होगी? ठीक इसकी या तो उल्टी होगी, ये बढ़ रही है तो खपत कम होगी। लेकिन यहाँ पर हमारे पास खपत के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दे रही, तो हमने मान लिया कि जो खपत है पहले अक्स है और बाद में जब कीमत में वृद्धि कर दी जाती है उसके बाद में खपत वाई हो जाती है। अब हमें खर्च के बारे में दे रखा है कि जो खर्च है उस खर्च में भी 20% की वृद्धि कर दी जाए, और हमें पता है कि जो 20% की फ्रैक्शन है वो 1/5 है। जो 5 हमारे पास ओरिजिनल नंबर है, इस ओरिजिनल नंबर को हमने मान लिया कि पहले का ये खर्च है। तो 5 अगर पहले का खर्च है तो 5 को 20% बढ़ा दिया गया जो कि इसका 1 है, तो खर्च बढ़कर हमारे पास कितना हो जाएगा? 6 यूनिट खर्च हो जाएगा। हमें यहाँ पे ज्ञात करना है कि जो खपत में वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है और कितनी हो रही है। तो खपत को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। और वो क्यों करेंगे? आप इधर देखिए, हमें पता है कि किसी भी चीज का खर्च ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? कीमत को खपत से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कैसे? मान लो आपने कोई वस्तु खरीदी है और वो 10 रुपए किलो के हिसाब से है। वो वस्तु आपने 5 किलो खरीदी है, तो आप 10 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 किलो के 50 रुपए हो जाएंगे। उसी प्रकार से जब कीमत 8 के भाव में है और खपत मैंने अक्स ली है, तो जो मेरे पास खर्च आएगा वो 5 अक्स आएगा, सॉरी 8 अक्स आएगा। 8 यूनिट को अक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 अक्स आएगा। और इस 8 अक्स की वैल्यू दे रखी है मेरे पास 5। अगर कीमत को खर्च से मल्टीप्लाई खपत से मल्टीप्लाई किया तो खर्च आ रहा है 5। इसी प्रकार से बाद में जो खर्च है वो कितना हो जाएगा? कीमत इंटू खपत। 9y बराबर 6 यूनिट हो रहा है। हमें ज्ञात करना है अक्स अनुपात y। अक्स अनुपात y ज्ञात करने के लिए मैंने क्या किया? इन दोनों में फर्स्ट में सेकंड वाले का भाग दे दिया। अब मुझे तो ओनली अक्स और y चाहिए, तो इस 9 को मैंने इधर भाग में था तो इधर भेज दिया। अक्स अपॉन y की वैल्यू चाहिए थी, तो जो 9 यहाँ पे भाग में था उसको वहां पे मल्टीप्लाई में ले गए, और ये 8 यहाँ पर मल्टीप्लाई में था तो नीचे जाके भाग में चला गया। तो हमारे पास जो अक्स अपॉन वाई की वैल्यू प्राप्त होती है वो होती है 45
48 ये वैल्यू प्राप्त होती है। इसी प्रकार से यहाँ पर हमारे पास 8 × 48 और 9 × 45 प्राप्त होती है इसकी खपत। ये खपत हमने ज्ञात कर ली कि खपत 45 से बढ़कर 48 हो गई। अब बोल रहा है कि खपत में यहाँ पे हमें सीधा सा पता चल रहा है कि खपत में वृद्धि हो रही है। तो ये वृद्धि कितनी हो रही है? पहले खपत थी 45, लेकिन खपत में 3 यूनिट का इजाफा हुआ है। 3 यूनिट खपत बढ़ गई, तो 45 में 3 यूनिट बढ़ गई, तो 100 में कितनी बढ़ गई? और ये 100 में परसेंटेज में चेंज करने के लिए लगाया है, ये सबको पता है। 300 इसको काट दिया 15 और फिर 5 से 20 और 5 से 3, तो 20/3 की जो फ्रैक्शन आ रही है वो 6 से ही 2/3%। रूल नंबर 12 भी पिछले वाले रूल्स की तरह ही है, लेकिन पिछले रूल्स में सिर्फ हमें पूछा जाता था केवल खपत और प्राइस के बारे में। अंतर सिर्फ इतना सा है कि इसमें हमें खर्च के बारे में पूछ लिया गया। अगर आपने पहले वाले रूल्स तरीके से पढ़ रखे हैं, अच्छे ध्यान से पढ़ रखे हैं, तो ये वाला रूल भी आप बिना किसी कठिनाई के कर दोगे। तो हम इसे हल करते हैं। हमें दिया गया है कि अगर पेट्रोल की कीमत में 10% की वृद्धि की जाती है, ये मैंने मान लिया कि कीमत में वृद्धि करने से पहले और ये बाद में, तो जो प्राइस है उस प्राइस में क्या कर दिया गया? 10% की वृद्धि कर दी गई। और 10% की जो फ्रैक्शन 1/10 है, ये ओरिजिनल नंबर मान लिया मैंने। वृद्धि करने से पहले पेट्रोल की कीमत थी, अब क्या कर दिया गया इस कीमत में? तो 10% की वृद्धि है 1, वो बढ़ा दी गई, तो प्राइस 10 से 11 हो जाएगी। इसके बाद में बोल रहा है कि जो खपत में 15 लीटर की वृद्धि होती है, तो और कुल खर्च में 950 रुपए की वृद्धि होती है। अगर जो प्रारंभिक खपत है क्वांटिटी, जो क्वांटिटी प्रारंभिक दे रही है हमें 120 और क्वांटिटी में वृद्धि की जा रही है 15 लीटर की, तो 15 लीटर की वृद्धि कर दी गई 135। अगर हम इसको क्रॉस करते हैं 15 × 120 और 15 नाम 135, तो जो क्वांटिटी है वो 8 से 9 हो जाएगी और प्राइस 10 से 11 हो जाएगी। इसके बाद में हमें जो खर्च के बारे में सिर्फ इतनी सी जानकारी दे रखी है, खर्च में वृद्धि हो रही है 950 रुपए की। हमें यूनिट में खर्च निकालना है, तो क्या करेंगे? प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 80 और ये 99, जो खर्च 80 से बढ़ के 99 हो गया। यहाँ पर जो वृद्धि हो रही है वो 19 यूनिट की वृद्धि हो रही है, लेकिन प्रश्न में हमें दे रखा है कि 950 रुपए खर्च बढ़ जाता है। यहाँ पर जो 19 यूनिट की वैल्यू 950 प्राप्त हो रही है, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमें प्राप्त करनी है, तो 19 5 95 और ये 50। 1 यूनिट की वैल्यू 50 आ रही है, तो हमें पूछ रहा है कि जो प्रारंभिक खर्च है वो क्या है? प्रारंभिक खर्च 80 यूनिट है, 1 यूनिट की वैल्यू 50 है, तो 80 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 8 × 40 और ये 4000। प्रारंभिक खर्च आ रहा है 4000। अब हम करने जा रहे हैं रूल नंबर 13। इसमें कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन है। पिछले जितने भी रूल किए वो सारे रूल्स एक दूसरे से कनेक्टेड थे, लेकिन ये उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर आप इस रूल को अपने खुद के ऊपर लेके देखोगे तो ये एकदम बेस्ट तरीके से आपको समझ में आएगा। चलो हम इसको भी सोल्व करते हैं। एक विद्यार्थी को किसी परीक्षा में 40 अंक प्राप्त हुए। यहाँ पर मैंने लिख दिया कि प्राप्त हुए अंक कितने अंक प्राप्त हुए? 40 अंक प्राप्त हुए। 40 अंक प्राप्त होने के बाद भी 20 अंकों से वो फेल हो गया। इसका मतलब है कि अगर उसके 20 अंक और आ जाते तो वो पास हो जाता, और पास हो जाता तो ये टोटल नंबर हो जाते हमारे 60 नंबर हो जाते। मान लो आपने कोई एग्जाम दी और उसमें 5% था, 50 अंक, और आपने कितने अंक प्राप्त किए? 40 अंक प्राप्त किए। अगर अब आप क्या बोलोगे कि अगर 10 नंबर और आ जाते तो मैं पास हो जाता, तो 10 नंबर यहाँ और आ जाते तो ये 50 नंबर हो जाते, जिसमें आप पास हो जाते। यही बात यहाँ पे बोल रहा है कि 40 नंबर तो आ गए और 20 और आ जाते तो ये पास हो जाता, और पास नंबर कितने हो जाते? 60। आगे ये बोल रहा है कि जो
न्यूनतम उत्तीर्णांक परसेंट है वो 30% है। 30% में ये पास हो जाता। तो इस 30% की जो नंबर वैल्यू दे रखी है, हमने यहाँ पे नंबर वैल्यू निकाली 30% की। 30% मतलब अगर उसके 60 नंबर आ जाते तो वो पास हो जाता। यहाँ पे हमें पता चला कि अब 1% की वैल्यू अगर निकाले तो इसका यहाँ पर भाग दे देंगे, और 1% मतलब 2 नंबर। अगर 1% 2 नंबर है तो हमें पूछ रहा है कि जो पेपर का पूर्णांक है वो पूर्णांक कितना है, और पूर्णांक तो हमेशा 100% होता है। 1% को 100% में कन्वर्ट कर देते हैं 100 से मल्टीप्लाई करके। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जो हमारे पास पेपर प्राप्त हुआ उस पेपर के जो पूर्णांक है वो 200 अंक का है। अब हम रूल नंबर 13 को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं कि रूल नंबर 13 में और किस टाइप से प्रश्न पूछा जा सकता है। ये हम टाइप नंबर 2 के प्रश्न करते हैं रूल नंबर 13 में। प्रश्न बोल रहा है कि एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में 30% अंक लाकर 225 अंकों से फेल हो जाता है। यदि वह छात्र 50% अंक लाता तो 175 अंक ज्यादा से पास हो जाता। यहाँ पे मेरे को पता है, दिया हुआ है कि अंक प्राप्त किए, कितने अंक प्राप्त किए 30%। अगर 30% अंक प्राप्त कर भी लिए तो कितने 225 अंक कम रहे पास होने में, 225 अंकों से फेल हो गया। और अगर अंक प्राप्त करता 50% अंक प्राप्त करता, कितने 50%, तो पासिंग मार्क्स से 175 अंक अधिक प्राप्त होते। जब मेरे पास यहाँ 20% का डिफरेंस आ रहा है, 20% का, तो कितने अंकों का डिफरेंस आ रहा है, पासिंग लेवल से कम और ये लेवल से ऊपर, तो इनका डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे 175 माइनस के 225, तो ये जुड़ के मेरे पास यहाँ पर 400 हो जाएंगे। वो यहाँ पे मैंने कैसे किया एक बार मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर है मेरे पास लेवल है कि इस नंबर पे मैं पास हो जाऊंगा। अगर 30% अंक प्राप्त किए तो लेवल से नीचे गया, मतलब 225 अंक प्राप्त हुए। अगर 50% अंक प्राप्त करता तो पासिंग लेवल से अधिक जाके मतलब 175, पासिंग लेवल से 175 अंक प्राप्त होते अधिक। तो इनका जो डिफरेंस है 20% का, वो यहाँ पे अंकों का डिफरेंस निकाले हम। ये लेवल 0 मान दिए यहाँ पे, तो यहाँ पे 225 है और 175, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 400 आ जाएगा। यही वाला डिफरेंस हमने यहाँ पे निकाला है। तो जब 20% की वैल्यू आ गई हमारे पास 400, तो 1% की वैल्यू निकाल लेंगे और 1% की वैल्यू 20 आ गई। ये बोल रहा है कि पास परसेंट कितना होगा। जब मैंने 30% अंक प्राप्त कर लिए तो 225 अंक कम रह गए। अब 225 को मैं परसेंटेज में चेंज कर दूं तो जब 20 नंबर की 1% हो रही है तो 225 नंबर की कितनी परसेंट होगी, उसके लिए 20 से डिवाइड कर देंगे। और 20 से डिवाइड करने के बाद में यहाँ पर प्राप्त हो रहा है 11.22%। 11.22% 225 नंबर की परसेंट प्राप्त हुई। यही परसेंट कम पड़ रही थी हमारे पास होने में। तो जब 30% अंक तो प्राप्त कर लिए थे और जो कम परसेंट अंक प्राप्त हुए उनको यहाँ पे ऐड कर दिया। तो टोटल मिलाकर अगर 41.22% अंक प्राप्त होते तो विद्यार्थी पास हो जाता। हम बात करते हैं रूल नंबर 13 के तीसरे टाइप पे। वो कैसे पूछ सकता है कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 40% अंक प्राप्त हुए और वह 20 अंकों से फेल हो गया। जो भी डाटा दिया हुआ है वो हम साथ लेते हुए चलते हैं प्रश्नों को पढ़ते हुए। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 40% अंक प्राप्त हुए। यहाँ पे मैंने लिख दिया प्राप्त हुए अंक। कितने अंक प्राप्त हुए 40%। अगर 40% अंक प्राप्त हो गए तो भी वह 20 अंकों से फेल हो गया। अंक प्राप्त होने के बाद में भी 20 अंक कम पड़ गए। एक अन्य विद्यार्थी उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी 50% अंक प्राप्त करता है। यहाँ पर लिख दिया मैंने अन्य विद्यार्थी अंक कितने प्राप्त करता है 50% अंक प्राप्त करता है और वह 30 अंकों से पास हो जाता है। इसका मतलब पासिंग लेवल से 30 अंक अधिक आ रहे हैं।
तो 50% अंक प्राप्त करने के बाद में भी वह 30 अंकों से पास हो जाता है। तो पास होने के लिए कितने अंक की आवश्यकता है? जब 40% अंक प्राप्त किए तो 20 कम पड़ गए, और 50 प्राप्त किए तो 30 अधिक आ गए। तो 10% का जो डिफरेंस आ रहा है उसके बराबर नंबर कितने हैं? 50 नंबर। और वो कैसे है? इसका डिफरेंस निकालेंगे 30 माइनस के 20, तो यहाँ पर 50 नंबर का डिफरेंस आ रहा है। तो 10% बराबर 50 है, तो 1% बराबर 5 नंबर यहाँ पर हमारे पास प्राप्त हो गए। यहाँ पर बोल रहा है कि तो 40% अंक प्राप्त किए तो 20 नंबर कम रह गए। क्या जो 40% अंक में निकाल दूं और वहां पे 20 नंबरों को ऐड कर दूं तो क्या विद्यार्थी पास हो जाएंगे? तो आप बोलोगे हाँ। तो मैंने निकाला, जब 1% की वैल्यू 5 है तो 40% बराबर कितना हो गया? 1% की जगह मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 40% बराबर 200 अंक हो गए। 200 अंक लाने के बाद में भी 20 अंक पास होने में कम पड़ रहे हैं, तो पास होने के लिए मैंने 20 अंक और ऐड कर दिए, तो जो पासिंग नंबर है वो यहाँ पर 220 प्राप्त हो जाएंगे। अब रूल नंबर 13 का एक लास्ट टाइप और देख लेते हैं। प्रश्न दे रखा है कि किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को 220 अंक प्राप्त हुए और वह 5% अंकों से फेल हो गया। अगर उसे 280 अंक प्राप्त होते तो वह न्यूनतम 5% से 7% अंक अधिक प्राप्त करता। तो न्यूनतम 5% ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें दे रखा है प्राप्त किए अंक अगर वह 220 अंक प्राप्त करता तो भी वह 5% अंकों से फेल हो जाता। पास होने में 5% अंक कम रह जाते। लेकिन अगर वह 280 अंक प्राप्त करता तो वह 5% से 7% अधिक प्राप्त करता। तो जो इनका डिफरेंस है वो 60 नंबर का है। 60 नंबर का डिफरेंस है, जो कि परसेंटेज यहाँ पर मैंने 280 माइनस 220 किए तो 7 माइनस 5% करने पर मेरे को 12% का डिफरेंस इधर प्राप्त हुआ। तो जब 1% 12% बराबर 60 है तो 1% बराबर मेरे को 12×60 प्राप्त होता है। तो ज्ञात करना है कि न्यूनतम 5% कितना है। अगर मैं यहाँ पर 220 की परसेंटेज निकाल दूं और उसमें कम पड़ी हुई वो परसेंटेज जोड़ दूं तो 5% मेरे पास आ जाएगी। तो 220 की जो परसेंटेज निकालने के लिए मैंने क्या किया, जब 5 नंबर की 1% बन रही है तो 220 की परसेंटेज ज्ञात करने के लिए 5 का भाग दे दिया। 5 होके 20 और 5 होके 20, तो 44% अगर वह प्राप्त करता, 44% मतलब 220 अंक, तो 44% अंक प्राप्त करने के बाद में भी 5% अंकों से वो फेल हो जाता, 5% अंक कम पड़ जाते। तो जब 44% में मैंने यहाँ पे 5% ऐड किया तो मेरे पास यहाँ पे जो 49% प्राप्त हुआ है वो 5% प्राप्त हुआ है कि अगर वह 49% प्राप्त करता तो वह पास हो जाता। अब हम रूल नंबर 14 की ओर आगे बढ़ते हैं और इस रूल में हम चुनाव से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि किसी चुनाव में एक उम्मीदवार को 70% वोट प्राप्त हुए। यदि वह उम्मीदवार 120 मतों से चुनाव जीत जाता है तो मतदाता सूची में कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है। यहाँ पे मान लिया हमने टोटल वोटर्स कितने हैं, यहाँ पर हमने टोटल वोटर्स 100% मान लिए और इन 100% में से यहाँ पे मैंने मान लिया जीतने वाला उम्मीदवार, जीतने वाला, और इधर मान लिया मैंने हारने वाला उम्मीदवार। तो जो जीतने वाले उम्मीदवार को 70% वोट प्राप्त हो रहे हैं तो 100 का जो 70% वोट यहाँ पे जीतने वाला उम्मीदवार ले गया तो 100 में से जो बच्चा जो परसेंट है 30 वो हारने वाले उम्मीदवार के पास रहेंगे। तो यहाँ पर जो जीतने वाले उम्मीदवार को हारने वाले उम्मीदवार से 40 यूनिट अधिक वोट प्राप्त है। तो प्रश्न में हमारे पास ऐसे बोला जा रहा है कि जीतने वाले उम्मीदवार को 120 मत अधिक प्राप्त हुए। तो 40 यूनिट की वैल्यू जब 120 है तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3। जब 1 यूनिट की वैल्यू 3 है तो हमें पूछ रहा है कि टोटल वोटर्स कितने हैं। 1 यूनिट या 1% की वैल्यू 3 है तो 100% की वैल्यू ज्ञात करने
आ गए, वो मेरे पास आ गए यहाँ पर 300। अगर हमें पूछता है कि जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले, तो यहाँ पर जब 1 यूनिट की वैल्यू 3 है तो 70 यूनिट की वैल्यू ज्ञात कर देंगे और 210 वोट प्राप्त हो जाएंगे जीतने वाले को। और अगर ऐसे पूछ ले कि हारने वाले को, तो 90 वोट प्राप्त हो जाएंगे। रूल नंबर 14 का नेक्स्ट टाइप देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि किसी चुनाव में ए और बी दो उम्मीदवार है, 10% मतदाताओं ने मतदान में भाग नहीं लिया और डाले गए कुल मतों का 11 से 1/9% मत अवैध घोषित हो गए। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 60% मत प्राप्त हुआ और वह 3200 मतों से चुनाव जीत गया। तो मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता है? यहाँ पर हमें दिया गया है कि मान लिया हमने यहाँ पर टोटल मतदाता 100% है। इस 100% में से भी 10% मतदाताओं ने मतदान में भाग ही नहीं लिया, तो 100 का जो 10% है वहां पर हमें 10 प्राप्त हुआ। तो 100 में से 10 ने भाग नहीं लिया, तो भाग कितनों ने लिया? 90% या 90 मतदाताओं ने चुनाव में भाग लिया। अब बोल रहा है कि भाग लेने वाले मतदाताओं में से भी 11 सही 1/9% मतदान अवैध घोषित हो गए। हमें पता है 11 से 1/9% की जो फ्रैक्शन है 1/9, तो 90 का 1/9 जो 10 मत है वो अवैध घोषित हो गए। तो टोटल वैध मत कितने हैं हमारे पास? वैध मत हमने 90 में से 10 माइनस कर दिए, तो जो 80 मत प्राप्त हुए हैं वो वैध मत प्राप्त हुए हैं। जो अवैध मत होते हैं वो कैसे होते हैं? अगर चुनाव पर्चियों के माध्यम से लगते हैं और वहां पर उम्मीदवारों के नाम लिख दिए जाते हैं, तो जिस भी उम्मीदवार को मत देना होता है उसके नाम के आगे मोहर छाप लगा दी जाती है। अगर वो मोहर दो उम्मीदवारों के नाम के बीच में या दोनों उम्मीदवारों के ऊपर लग जाती है, तो उस प्रकार का जो मत होता है वो अवैध घोषित कर दिया जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पे जो 11 से 1/9% मत अवैध घोषित कर दिए, तो कुल वैध मत हमारे पास 80 प्राप्त हो गए। इस 80 में से भी यहाँ पर मेरे पास जीतने वाले उम्मीदवार को 60% मत प्राप्त हुए हैं और हारने वाले उम्मीदवार को जब 60% जीतने वाले को प्राप्त हो गए, तो बचे हुए जो 40% मत है वो हारने वाले को प्राप्त होंगे। अब 80 का 60% निकालेंगे तो वहां पर जीतने वाले के आ जाएंगे। तो हमें पता है दोनों डिजिट्स में 2 जीरो है, दोनों जीरो को कैंसिल किया और बचे हुए नंबर को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो 8 छीने 48 मत, 80 में से 48 मत तो जीतने वाले को प्राप्त हो गया और यहाँ पर 8 चौक 32, ये 32 मत हारने वाले को प्राप्त हो गया। यहाँ पर जीतने वाले ने हारने वाले से कितने मत अधिक प्राप्त किए? 16 यूनिट मत अधिक प्राप्त किए। प्रश्न में बोला जा रहा है कि 3200 मत अधिक प्राप्त करके उम्मीदवार जीत गया। जब 16 यूनिट की वैल्यू मैंने 3200 मान लिया यहाँ पर, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ गई 200। अब हमें पूछ रहा है कि जो मतदाता सूची है उस मतदाता सूची में कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है। यहाँ पर हमने इसको 100% माना था और 1% या 1 यूनिट की वैल्यू 200 है। तो टोटल मतदाताओं को ज्ञात करने के लिए मैंने 100 से इस 1 यूनिट की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पर मेरे पास मतदाता आ गए टोटल 20,000। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि अगर ये वाला मेथड यूज करेंगे तो एग्जाम में कितना टाइम तो ऐसे ही चला जाएगा। ये वाला मेथड हमने दोस्तों यहाँ पर समझने के लिए किया है। अगर आप ये वाला मेथड भी करना चाहो तो प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ही कम समय में आपके आंसर आ जाएंगे। लेकिन अगर हम इससे भी फास्ट मेथड करना चाहिए, बहुत कम समय में करना चाहिए, तो एक और हम यहाँ पर मेथड देखते हैं। हमें आप मान लिया कि जो टोटल मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या मान ली मैंने यहाँ पर अक्स है। अब बोल रहा है कि इन मतदाताओं में से 10% मतदाताओं ने तो चुनाव में भाग ही नहीं लिया। यहाँ पर 10% की जो फ्रैक्शन है वो 1/10 है। जब टोटल मतदाता मान लिया मैंने ओरिजिनल नंबर 10 को, जब टोटल मतदाता ही 10 है, इस 10 में से जो 10% इसका 1 है, इन्होंने भाग नहीं लिया। तो भाग लिया कितनों ने? 9 मतदाताओं ने।
टोटल मतदाता 10 थे, उनमें से 9 ने भाग लिया। आगे बोल रहा है कि जो भाग लिया उन मतदाताओं में से भी 11%, 11 से 1/9% मतदाताओं में जो मत है वो अवैध घोषित हो गए। यहाँ पर मुझे बताया 11 से 1/9% की जो फ्रेक्शन, ये वाला सारा काम हम अपने आप अपने माइंड में करते हुए चलेंगे। यहाँ पे तो मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में ये आपको लिखना नहीं है, सारा कुछ माइंड में सोचते हुए करना है। तो यहाँ पर मैंने मान लिया कि जो टोटल कुल वैध मतदान वो मतदान किए थे वो 9 है, तो 9 में से कुछ 9 का 11 से 1/9 अवैध घोषित हो गया जो 1 है। तो टोटल वैध मत कितने हो जाएंगे? जब वैध अवैध मतों को टोटल में से माइनस कर दिए तो यहाँ पर वैध मत मेरे को प्राप्त हो गया। अब बोल रहा है कि जो जीतने वाला उम्मीदवार है उसको 60% मत प्राप्त होते हैं, तो 40% मत हारने वाले को प्राप्त होंगे। इनका जो डिफरेंस है वो यहाँ पर 3200 मतों के द्वारा दर्शाया गया है, लेकिन जो इनका डिफरेंस वो 20% का है, 20% का डिफरेंस है और 20% की फ्रैक्शन 1/5 है। तो जो डिफरेंस 1/5 है, इस सारा की जो वैल्यू है हमारे पास वो 3200 दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको कैंसिल कर देंगे, 8 जो 32, 400, 9 से 9 कैंसिल हो गया। अब जो अक्स बराबर मेरे पास प्राप्त होगा, इस 5 को यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2000 इंटू ये 10 को और मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो अक्स है, ये अक्स हमारे पास क्या है, मतदाता सूची में कुल मतदाताओं की संख्या, और मतदाता सूची में कुल मतदाताओं की संख्या हमारे पास यहाँ पर आ गई 20,000। अब हम रूल नंबर 14 के तीसरे टाइप को समझते हैं। इसमें हमें दिया हुआ है कि किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार ए और बी थे, 20% मतदाताओं ने चुनाव में भाग नहीं लिया और डाले गए मतों में से 500 मत अवैध घोषित हो गए। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 70% मत प्राप्त हुए और वह 600 मतों से चुनाव जीत गया। तो मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। एक चीज आप यहाँ पे देखिए, वह 600 मतों से जीत गया। इसका मतलब क्या है? मान लो किसी मतदान में 150 मत है, 150 मतों में से जीतने वाले ने 100 प्राप्त कर लिया और हारने वाले के पास बचे हुए मत चले गए 50 मत। तो हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि जीतने वाला मतदाता 100 मतों से जीत गया। अरे भाई 50 तो इसने भी प्राप्त किए और 50 इसने भी प्राप्त किए, एक्स्ट्रा इसने जो 50 किए, इसी के बारे में बोलेंगे कि जीतने वाला उम्मीदवार 50 मतों से जीत गया। इसी प्रकार से हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हमें करना है कि मान लिया कि यहाँ पर मतदाता सूची में कुल मतदाताओं की संख्या को हमने अक्स मान लिया, अक्स मान लिया। अब यहाँ पर 20% मतदाता चुनाव में भाग नहीं ले रहे, तो 20% की जो फ्रैक्शन है वो 1/5 है और ये नीचे वाले 5 है ये ओरिजिनल नंबर है। तो 5 मतदाताओं में से 20% ने भाग ले लिया, मतलब 1 ने भाग ले लिया, तो 4 मतदाताओं ने भाग लिया। इसका मतलब आगे बोल रहा है कि 500 मत अवैध घोषित हो गए। अगर डाले गए मतों में से मैं 500 माइनस कर दूं तो जो टोटल मत प्राप्त होंगे मेरे पास, ये वैध मत प्राप्त होंगे। अब बोल रहा है कि जीतने वाला उम्मीदवार कुल वैध मतों का 70% मत प्राप्त करता है। 70% जीतने वाले को प्राप्त होता है, तो 30% बचे हुए हारने वाले को प्राप्त हो जाएंगे। अब जो इनका डिफरेंस आ रहा है कि 40% मत अधिक प्राप्त हुए हैं, तो क्वेश्चन में दे रखा है 600 मत अधिक प्राप्त हुए, यही बोल रहा है। अगर अब यहाँ पर देखिए आप, ये डाले गए कुल वैध मत है, इन वैध मतों का जो डिफरेंस 40% अभी मैंने यहाँ पे निकाला था, और 40% की फ्रैक्शन है 2/5। अगर जो ये डिफरेंस 600 के बराबर प्राप्त होता है, तो मुझे आसानी से यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा कि मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता है। यहाँ पर मैंने 600 को 2 से कैंसिल कर दिया, 300, और इस 5 को मल्टीप्लाई कर दिया 300 की, कितना आ गया 1500। अक्स इंटू 5/4 माइनस 500 बराबर 1500 प्राप्त हो गए। 500 को जब उधर भेजूंगा मैं, तो 500
माइनस के है, ये प्लस के हो जाएंगे। 1500 प्लस 500 मेरे पास प्राप्त हुए यहाँ पर 2000, और 4 से 2000 को काट दिया 500, और इस 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे इधर। तो जो अक्स की वैल्यू आ रही है वो 2500 आ रही है। मतलब पूरी मतदाता सूची में 2500 मतदाताओं के नाम जुड़े हुए हैं। देखते हैं रूल नंबर 14 के साथ आज का लास्ट प्रश्न क्या है। किसी चुनाव में ए व बी 2 उम्मीदवार थे। कुल मतों का 3/5 भाग लोगों ने ए को मत देने का वादा किया और बचे हुए लोगों ने बी को मत देने का वादा किया। लेकिन मतदान वाले दिन 20% मतदाता ए को वोट देने से मुकर गए और 15% मतदाता बी को वोट देने से मुकर गए। अगर ए 800 मतों से चुनाव जीत जाता है तो मतदाता सूची में मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है वो ज्ञात करनी है। हमें यहाँ पर दे रखा है कि कुल मतों का 3/5 भाग। इससे क्या मालूम पड़ता है कि जो नीचे वाली वैल्यू है वो ओरिजिनल नंबर है। तो हमने यहाँ पे देखा कि कुल मत कितने मान लिए 5, तो 5 में से 3 ने ए को मत देने का वादा किया और 5 में से 3 को निकालने के बाद में बचे हुए 2 ने बी को मत देने का वादा किया। आसान करने के लिए हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पर टोटल मत कितने हो गए 500। 300 लोगों ने ए को मत देने का वादा किया और 200 लोगों ने बी को मत देने का वादा किया। अब मतदान वाले दिन क्या हुआ? मतदान वाले दिन ये हुआ कि 20% मतदाताओं ने, जो कितने हैं 300 के 20%, 60 मतदाताओं ने ए को वोट देने के लिए मना कर दिया और 15% मतदाताओं ने, 200 का 15%, 30 मतदाताओं ने बी को वोट देने से मना कर दिया। अब इनके पास में कितने वोट बचे? 300 में से 60 निकाल दिए तो 240 वोटर्स ए के पास है और 30 निकालने के बाद में 170 वोटर्स बी के पास है। अब जो इधर से 60 माइनस हुए वो क्या करेंगे? वो बी को वोट देंगे। अगर इसको वोट नहीं देंगे तो इसको वोट देंगे और जो बी के पास 30 मतदाता कम हुए हैं ये मतदाता ए को वोट देंगे। अगर 60 इसको वोट देंगे तो 30 इसको वोट देंगे तो टोटल इसके वोटर्स हो जाएंगे 270 और इसके वोटर्स हो जाएंगे 230। अब क्या बोल रहा आगे कि जो ए है ये 800 मतों से चुनाव जीत जाता है। यहां पता चलता है कि ए बी से 40 यूनिट मत अधिक प्राप्त करता है कि उसमें 40 यूनिट की वैल्यू हमें 800 दे रही है तो 1 यूनिट की वैल्यू हम निकालेंगे 20। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 20 आ रही है तो हमें पूछ रहा है कि टोटल मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या कितनी है। हमने यहाँ पर मान ली थी टोटल मतदाताओं की संख्या 500 है, 1 यूनिट की वैल्यू 20 आ रही है तो टोटल मतदाताओं को ज्ञात करने के लिए 500 को 20 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पर टोटल मतदाता आ गए हमारे पास 10,000 मतदाता। आज की क्लास में हमने रूल नंबर 14 तक क्लियर कर लिए है। अब परसेंटेज का चैप्टर धीरे धीरे एंडिंग की ओर चलता जा रहा है। अगर आपको हमारी क्लासें अच्छी तरीके से समझ में आ रही है और हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो सेशन को लाइक करते हुए चलिए। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी आपके डाउट्स है, वो सारे डाउट्स आप कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं। हम आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। धन्यवाद।